हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेट फॉरवर्डिंग में हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और किस तरीके का इसका प्रोसीजर चलता है। सारी चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से कस्टमर से बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, कहाँ से हमें सर्विस लेनी होती है और हमारे लिए कस्टमर कौन होते हैं, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। पूरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर आपको समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, पहला हमारा स्टेप क्या होगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग सीधा आते टॉपिक पे, और इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि एक्सपोर्ट का हमें किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको धैर्य पूर्वक आपको समझना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट की, और इससे भी पहले जो जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डर की, ठीक है, जो कि एक ब्रोकर होता है। किस चीज में? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में। फ्रेट फॉरवर्डर के लिए जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, ओके। और जो वेंडर होते हैं वो होती है शिपिंग लाइंस। ज्यादा दिमाग अपना लड़ाना नहीं है, सिर्फ जो समझा रहा हूँ वो समझ लेना है और खुचुड़ पुचुड़ नहीं करना दिमाग में। अगर ज्यादा वीडियो देख देख के परेशानी हो गई होगी ना, 50 लोगों की वीडियो देखते हैं जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सब छोड़ के आप यहाँ पे आप फोकस रखना। सिंपल वे में आपको समझाऊंगा और कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। शिपिंग लाइन, सिंपल सी चीज समझ लेनी है। वेंडर है हमारे लिए शिपिंग लाइन और कस्टमर है हमारे लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर। आज हम बात कर रहे हैं कोई भी एक्सपोर्टर को अपना माल भेजना है तो वो कैसे भेजेगा, हम लोग क्या काम करेंगे एज अ फॉरवर्डर, और किस तरीके से इसमें डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चलती है। फ्रेट फॉरवर्डर, और साथ में एक चीज और ऐड कर लेते हैं, कस्टम हाउस एजेंट जिसे हम लोग CHA बोलते हैं, और एक लोगों को और ऐड कर लेते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टर, ठीक है। बस इतने लोगों की जरूरत है, इसके अलावा हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। चलिए, हमसे एक्सपोर्टर ने कोई क्वेरी करी, इंपोर्ट की बाद में बात करेंगे। मैंने आपको सिर्फ एक समझा दिया कि फ्रेट फॉरवर्डर के लिए कौन कौन कस्टमर होते हैं। यहाँ समझना है एक्सपोर्टर, ठीक है। एक्सपोर्टर ने हमसे क्वेरी करी कि हमें नवा शिवा से या फिर किसी भी इनलैंड पोर्ट से हमें अपना कार्गो भेजना है किसी अदर कंट्री में। कोई भी पोर्ट हो सकता है वो, ठीक है, चाहे USA का कोई पोर्ट हो सकता है, दुबई में कोई पोर्ट हो सकता है, जिड्डा सऊदी अरेबिया में पोर्ट हो सकता है, मतलब किसी भी कंट्री में कोई पोर्ट हो सकता है। उसमें हमें क्या करना है, एक्सपोर्टर ने हमसे क्वेरी करी कि हमारा माल इस फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, यहाँ से माल भेजना है इस कंट्री के लिए, ठीक है। हमारा पहला स्टेप होगा, एक्सपोर्टर ने हमसे क्वेरी करी और हम लोग उस डेस्टिनेशन के लिए, उस कार्गो को भेजने के लिए शिपिंग लाइन से भाड़ा पूछेंगे। भाड़ा मीन्स ओशियन फ्रेट, ठीक है, और साथ में लोकल चार्जेस जो कि यहाँ पे लगते हैं, इंडिया में लगते, ओशियन फ्रेट भी इंडिया में लगता है। चार्जेस दोनों ही देने पड़ते हैं, लेकिन वो कंडीशन होती है फ्रेट प्रीपेड है या फिर कलेक्ट है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रीपेड की, ठीक है। एक्सपोर्टर ने क्वेरी करी मुझे यहाँ से यहाँ माल भेजना है। आगे चार्जेस की भी बात करेंगे, अभी आपको नहीं समझ आएगा, मैं आपको बता दूंगा, अभी सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओशियन फ्रेट पूछना है और सारा काम ओशियन फ्रेट के ऊपर ही होता है। कोई भी कस्टमर, मतलब कोई भी एक्सपोर्टर आपसे रेट्स पूछेगा तो आपको ओशियन फ्रेट शिपिंग लाइन से लेना है। और शिपिंग लाइन कैसे आपको रेट्स देगी, आजकल जितनी भी मेजर शिपिंग लाइन है, मेन लाइन है, जैसे कोस्को आपने देखा होगा, कंटेनर्स पे लिखा हुआ, कई ट्रेन पे आपने जो मालगाड़ियाँ जाती हैं तो उस पे भी आपने कई सारे कंटेनर्स देखे होंगे जिसमें CMA, कोस्को, एवरग्रीन इस तरीके के कंटेनर्स देखे होंगे, तो वो शिपिंग लाइन्स होती हैं, ठीक है। जो मेन शिपिंग लाइन है जिन पे ज़्यादा काम होता है, और बाकी NVOCC शिपिंग लाइन होती हैं, वो भी होती हैं, लेकिन उनका जो रेट्स होता है वो हमें मैन्युअली लेना पड़ता है सेल्स पर्सन से, ठीक है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, आगे भी बताऊंगा, शॉर्ट में बताता भी जा रहा हूँ क्योंकि समझ में जब भी आएगा, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर ने रेट्स लिया शिपिंग लाइन से और वो हमने ऑनलाइन चेक किया इनकी वेबसाइट्स पे। और ऑनलाइन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, फ्रेट फॉरवर्डर को अपना अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ता है शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे। उसके लिए कुछ KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं,
वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स इन्हें देके हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और देन वो वेरीफाई करते हैं। शिपिंग लाइन जब अप्रूव कर देती है उसके बाद हम लोग वहाँ पे रेट्स चेक कर सकते हैं। रेट्स चेक करने के बाद ओशियन फ्रेट और लोकल चार्जेस हमें पता लग जाते हैं। उसमें ओशियन फ्रेट में भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो अलग चार्जेस का एक अलग टॉपिक है, वो मैं अलग से कवर करूंगा। तो चार्जेस ओशियन फ्रेट के भी कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कुछ डिटेल्स लिखी होगी आपकी ओशियन फ्रेट में, कुछ अमाउंट लिखा होगा, नीचे होगा सर चार्ज वगैरह, वो सब समझने वाली चीज़ें, ठीक है। वो आपको अलग से छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा तब आपको समझ आएगा। तो टोटल हमें कैलकुलेट कर लेना है कितना ओशियन फ्रेट है और उसमें अपना कमीशन ऐड करके हमें एक्सपोर्टर को दे देना है। एक्सपोर्टर उसको अप्रूव कर देता है कि हाँ सर ठीक है, आप इस रेट्स में आप मेरा माल भेज दीजिए। फिर उसके बाद का आगे का स्टेप होता है ये, एक्सपोर्टर ने बोला कि आप फैक्ट्री से माल उठाओ, मैं आपको पोर्ट पे लाके नहीं दूंगा, आप फैक्ट्री से आप पिकअप करो, क्लियरेंस करवाओ और माल भेजो, ठीक है। सीधा मैं फैक्ट्री से ही बता रहा हूँ, फैक्ट्री से उठाना है। फैक्ट्री से उठाने के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन से रेट लिया, ट्रांसपोर्टर से, और सीएचए से कस्टम क्लियरेंस का चार्जेस लिया, ठीक है। किसने? फ्रेट फॉरवर्डर ने। और वो सारे चार्जेस हम लोगों ने मिला के, स्टफिंग वगैरह का सारा चार्जेस मिला के एक्सपोर्टर को दे दिया, साथ में ओशियन फ्रेट भी, बाकी लोकल चार्जेस वगैरह सब एक कोटेशन बना के दे दी, ठीक है। उसमें आपका क्लियरेंस का चार्जेस, पैकिंग वगैरह जो भी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ओशियन फ्रेट, लोकल चार्जेस, वो सब कुछ आपका एक कोटेशन में आ गया। हमने एक्सपोर्टर को दे दी, एक्सपोर्टर ने वो अप्रूव कर दी, ठीक है आप माल भेजिए। हमें क्या करना है? ट्रांसपोर्टर वाला काम ट्रांसपोर्टर से करवाना है, सीएचए वाला काम सीएचए से करवाना है। अब यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स का काम कहाँ से चालू होता है? फ्रेट फॉरवर्डर को एक्सपोर्टर डॉक्यूमेंट्स देगा जिसे हम लोग बोलते हैं इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, ठीक है, जो कि पहला डॉक्यूमेंट्स होता है। इसके आधार पे हमें सीएचए से चेकलिस्ट बनवानी पड़ती है। वो क्यों? वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए बनानी पड़ती है कि जब हम लोग कार्गो, जो हमारा कार्गो स्टफ हो रहा फैक्ट्री में, वो कार्गो जब कस्टम में आएगा, कस्टम में अंदर आएगा, तो उसका एक डॉक्यूमेंट्स होता लिखित में, जिसे हम लोग चेकलिस्ट बोलते हैं। उस चेकलिस्ट के आधार पे आपका कार्गो अंदर होगा। वो कब? मैं आपको बता देता हूँ। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के आधार पे हमें सबसे पहले चेकलिस्ट बनवानी है सीएचए से, जब तक हमारा माल स्टफ हो रहा है, जब तक, उस बीच में हमें वो बनवा लेनी है। और जब वो माल स्टफ हो जाएगा और वो जो चेकलिस्ट हमें मिली है, एक्सपोर्टर ने हमें चेकलिस्ट भेजी, हमने वो एक्सपोर्टर ने हमें इनवॉइस पैकिंग लिस्ट भेजी और हमने वो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट सीएचए को भेजी। सीएचए अपने सॉफ्टवेयर में वो एक चेकलिस्ट बना के देगा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट में से, और उसके बाद वो एक चेकलिस्ट का अप्रूवल मांगेगा। वो चेकलिस्ट हमें वापस भेजेगा और हमें एक्सपोर्टर को वो भेजनी है चेक करने के लिए। वो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद हमें अप्रूव कर देगा और हम सीएचए को अप्रूव कर देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सबमिट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक शिपिंग बिल नंबर जनरेट होता है, सीएचए उसको जनरेट करता है। जब शिपिंग बिल नंबर जनरेट हो जाता है, देन वहाँ से माल फैक्ट्री से निकलेगा और कस्टम बॉन्डेड एरिया में आता है क्लियरेंस होने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको जो स्टफिंग बता रहा हूँ, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, वो कि जिस एक्सपोर्टर के पास फैक्ट्री परमिशन नहीं होती है, वहाँ से एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन में कार्गो आता है और कस्टम बॉन्डेड एरिया में, जिसे हम लोग सीएफएस बोलते हैं, वहाँ पे आता है और स्टफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि कंटेनर में कहाँ स्टफ होगा, कंटेनर वाली भी मैं बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा जो चेकलिस्ट ओके किया और शिपिंग बिल नंबर जनरेट हुआ, उस शिपिंग बिल नंबर के अगेंस्ट हमारा जो कार्गो है वो आईसीडी में इन हो जाएगा, सीएफएस में मतलब आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक लिखित में होना चाहिए ना कि हाँ भैया ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके आधार पे ये वाला कार्गो आया, तो वहाँ पे अंदर हुआ। और देन उसके बाद जो हमने रेट्स लिया था यहाँ से, तो हमें एक बुकिंग भी सबमिट करनी पड़ेगी। रेट्स अगर अप्रूव हो गया, जैसे एक्सपोर्टर ने अप्रूव किया, उसी तरीके से हमने शिपिंग लाइन को अप्रूव कर दिया डेट, ठीक है। देन यहाँ पे हमें ऑनलाइन ही बुकिंग डालनी होती है कि कौन सा कंटेनर चाहिए, 20 या 40। वो रेट्स पहले ही हमने जो लिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिए। एक्सपोर्टर ने बोला 20 फीट चाहिए या 40 फीट चाहिए, जिस भी टाइप का कंटेनर चाहिए वो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट्स देखा, अप्रूव किया। देन अप्रूव होने के बाद यहाँ पे हमें बुकिंग्स डाल देनी है, कौन से वेसल पे, प्लानिंग वगैरह सब कुछ हमें पहले डिस्कस कर लेना है एक्सपोर्टर से कि आपका कार्गो कब तक रेडी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बुकिंग मिल जाएगी। सबमिट करने के बाद
और उसके बाद उस बुकिंग को हम लोग ट्रांसपोर्टर को देंगे, जो कि बड़े वाले जो ट्रेलर होते हैं उनको, ताकि वो कंटेनर लेके वो CFS में आ जाए। यहाँ पे स्टफिंग होगी उसकी। ठीक है, आप कई बार सोचे होंगे कि अब कंटेनर ही क्यों ना ले जाए वहाँ पे, तो उसका एक रीज़न है जिसकी वजह से वो वहाँ पे कंटेनर स्टफ नहीं कर सकते फैक्ट्री में। ठीक है, वो चीज़ हम लोग अलग डिस्कस करेंगे, आप कमेंट्स कर देना, मैं बता दूंगा उसके बारे में भी। तो ट्रेलर पे वो जो ट्रांसपोर्टर है वो उस कंटेनर को लेके आएगा CFS में, जहाँ पे कार्गो आया। ठीक है, वहाँ पे स्टफ हुआ, CHA उस कार्गो को स्टफ करा के क्लियरेंस कराएगा, और क्लियरेंस जैसी हो जाएगा उसके बाद जनरेट होगा लेट एक्सपोर्ट कॉपी, जिसे हम लोग लियो कॉपी बोलते हैं। ठीक है, डेट मीन्स कार्गो हमारा क्लियर हो गया, कस्टम ने अप्रूवल दे दिया, कंटेनर स्टफ हुआ, सील लगाया और हैंड ओवर कर देंगे। इसी बीच हमें और डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा इनवॉइस पैक लिस्ट हुआ। याद रखना, इनवॉइस पैक लिस्ट चेकलिस्ट हमारी बन गई, उसके बाद हमारी लियो कॉपी बन गई थी। इसके बाद जब कंटेनर हमारा पिकअप हो जाता है तो हमें उसके साथ, कंटेनर के साथ सील भी मिलती है। ठीक है, सील मिल गई और कंटेनर मिल गया। अब हमें कंटेनर मिलने के बाद हमें बीजीएम बनाना होता है। कैसे बनाएंगे उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और नई वीडियो भी आपके लिए जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो बीजीएम हमें बनाने के बाद हमें शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे सबमिट करना होता है। उसके बाद आता है SI, जिसे हम लोग शिपिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, या फिर फर्स्ट प्रिंट बोल सकते हैं। सॉरी, फर्स्ट प्रिंट हम लोग बोलेंगे जब हम लोग SI सबमिट कर देंगे शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे। जो हमें पहली कॉपी मिलेगी उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंट बोलते हैं, या फिर BL ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंट और BL ड्राफ्ट का मतलब एक ही है। उसमें कुछ करेक्शन है तो आप करेक्शन करा सकते हैं मेल पे, या फिर जैसा भी प्रोसीजर है शिपिंग लाइन का उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे करेक्शन करवानी है। और ये करेक्शन जब तक करवा सकते हैं जब कंटेनर जब तक सेल नहीं हो जाता, मतलब सेल मीन्स वेसल पे लोड नहीं हो जाता, उससे पहले आप करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अभी शिपिंग लाइन्स ने चेंज कर दी है। ज़्यादा लोग करेक्शन करवाते थे तो शिपिंग लाइन ने क्या कर दिया कि आप सिर्फ फर्स्ट करेक्शन ही फ्री करवा सकते हैं। आफ्टर डेट अगर आप करेक्शन करवाते हैं, भले ही वेसल पे लोड ना हुआ, तो आपको चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक तरीका बताऊँगा कि आप पहली बार में ही इसका अप्रूवल और करेक्ट SI कैसे सबमिट करें, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, BL ड्राफ्ट अप्रूव हुआ। ये डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे। सेल होने से पहले तक के डॉक्यूमेंट, सेल हो गया, सेल होने के बाद शिपिंग लाइन हमें इनवॉइस देती है, जिसे हम लोग टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। टैक्स इनवॉइस का भी प्रोसीजर है, हमें ऑनलाइन वेबसाइट्स पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, मेल डालना पड़ता है, या ओडेक्स पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। ओडेक्स भी एक पोर्टल है जो कि शिपिंग लाइन्स ने ऑथराइज किया हुआ है, वहाँ पे इनवॉइस के लिए या फिर और भी अदर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जैसे फॉर्म 13 है, फॉरवर्डिंग नोट है, DO रिक्वेस्ट है, इसके अलावा और भी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डालेंगे और शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे या ओडेक्स पे आपकी इनवॉइस आ जाएगी, आप पेमेंट करेंगे, देन आपको फाइनल BL मिलेगा, जिसके आधार पे डेस्टिनेशन पे डिलीवरी मिलेगी। ये भी कई टाइप्स के होते हैं, OBL होता है, सरेंडर्ड होता है, CBA होता है। तो वो आपको लेना होता है कब, जब आपका वेसल पे कंटेनर लोड हो जाता है तब। ठीक है, इसमें कुछ ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके अलावा अगर आपका हैज कार्गो है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे DG कॉपी, जिसे IMO डिक्लेरेशन भी बोलते हैं आप। ठीक है, तो ये भी आपको बनाना पड़ता है, इसका भी एक वर्ड फॉर्मेट होता है, तो वो बना के आपको शिपिंग लाइन को देना पड़ता है। तो ये आपका कंटेनर जैसी लोड हुआ और OBL मिला, आपका यहाँ का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद वहाँ का डेस्टिनेशन का हम लोग कवर करेंगे, और वो मैं आपको बताऊंगा इंपोर्ट वाले सेक्शन में, इंपोर्ट वाली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें। जो वहाँ पे आगे का काम होता है वो इंपोर्ट का होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। इसमें कोई आपका डाउट्स रह गया होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप प्रैक्टिकली वे में अगर आप सीखना चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का वर्क, तो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पे आप कोर्स लेने के बाद सब कुछ सीख सकते हैं, प्रैक्टिकली वे में सीख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ, हर कोई पॉसिबल नहीं कि आपको प्रैक्टिकली वे में आपको बता दे। क्यों? क्योंकि अगर आप बिना वजह, जैसे मैंने बुकिंग बोला आपको, यहाँ पे बुकिंग्स लेते हैं ना, बुकिंग सबमिट भी कर दी, पहली बात तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता हर कोई, हर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिना वजह शिपिंग लाइन उसको अप्रूव नहीं करेगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है,
और मैं इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग खुद फॉरवर्डिंग में हैं, बिजनेस कर रहे हैं और लॉगिन करके सारी हमारे पास लॉगिन डिटेल्स वगैरह हैं, और वहाँ से हम लोग किसी भी कस्टमर के लिए अगर बुकिंग्स लेते हैं तो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके आपको हम लोग कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम लोग आपको प्रैक्टिकली वे में समझा पाते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, सारा वर्क सभी शिपिंग लाइन की वेबसाइट्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे हमें काम करना होता है, अलग अलग प्रोसीजर है शिपिंग लाइन का, तो वो सारा हम लोग कोर्स के अंदर कवर किया हुआ है हमने। और सभी शिपिंग लाइन का आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ आपको उसके अंदर समझाई हुई है। लाइफ टाइम के लिए आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा और आप सीख के अपना अच्छा खासा करियर आप बना सकते हैं इस ट्रेड के अंदर। आप पहले ट्रेड के बारे में जानिए, ट्रेड कितना बड़ा है, और ट्रांसपोर्टेशन कभी भी बंद नहीं होगा। यहाँ तक कि लॉकडाउन में तक ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेड कितना बड़ा है और अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है आपके लिए। तो आप सोच रहे हैं कि अपना करियर सेट करने के लिए आप तो ये अपॉर्चुनिटी मत गवाइए, सीखिए और ज्वाइन कीजिए। बिना सीखे तो आपको कहीं से नहीं आएगा। आप सोचे मैं ज्वाइन कर लूँ एज अ फ्रेशर और वहाँ सीख लूँ, कोई भी नहीं बताएगा वहाँ पे। तो सर्च कीजिए, गूगल बहुत बड़ा है, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं ज़्यादा इतना नहीं बता सकता जितना आप जानना चाहते हो। तो गूगल पे सर्च कीजिए ट्रेड कितना बड़ा है और कितना हम इसके अंदर इसको बना सकते हैं अपना। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर कोर्स लेना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे नंबर देख रहे हैं और वेबसाइट देख रहे हैं, वहाँ विजिट करके भी आप कोर्स की डिटेल देख सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सअप करके भी आप फिर से डिटेल ले सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरा पर्सनल नंबर है, कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए।